नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर। छात्रों को बचाना है भारत, उनके घर वापस लाना है। बहुत बड़ी मुहिम भारत सरकार की तरफ से चलाई जा रही है। अब तक 5 फ्लाइटें आ चुकी हैं और उसमें तकरीबन जो संख्या है भारतीयों की 1156 लोग भारत उनके घर वापसी हो चुकी है। ये 8 तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। यूक्रेन और रशिया के बीच में युद्ध का ये 5वां दिन है, लेकिन भारत सरकार ऑपरेशन के तहत लगातार जो भारतीय फंसे हुए हैं यूक्रेन में उनको वापस लाने का प्रयास कर रही है। मंत्री भी जाएंगे छात्रों को लेने के लिए, साथ ही कुछ और फ्लाइटों का भी इंतजाम किया जा रहा है। लेकिन जो जगह है रोमानिया, हंगरी, पोलैंड, स्लोवाकिया और मालदोवा, यहां पर सबसे पहले बॉर्डर तक बच्चों को, भारतीयों को पहुंचाया जा रहा है और बड़ी संख्या में पहुंच भी चुके हैं। कुछ और भी यूक्रेन में फंसे जो भारतीय हैं उनको लाने की मुहिम सरकार ने तेज कर दी है। दूसरी बड़ी बात यहां पर है, भारत सरकार की तरफ से जो बड़ा फैसला प्रयास किया जा रहा है कि उन्होंने रशिया से भी बात की है, यूक्रेन से भी बात की है और थोड़ी देर के लिए वहां पर युद्ध को रोका गया है, कर्फ्यू लगाया गया है ताकि जो भारतीय फंसे हुए हैं उनको जल्द से जल्द निकाला जाए। इस बीच में न्यूज़ 24 एक कड़ी बना है और जो यूक्रेन में फंसे हुए छात्र हैं और यहां भारत में उनके जो माता पिता हैं उनसे बातचीत करवा रहा है। उनके बीच में क्या बातचीत हुई है, मौजूदा हालात क्या बने हुए हैं, वो सीधे हम सरकार तक भी बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और थोड़ी हिम्मत मिले माता पिता को भी और उनके बच्चे जो वहां पर फंसे हुए हैं, वो एक कोशिश न्यूज़ 24 की तरफ से। स्क्रीन ध्यान से देखते रहिएगा, वो नंबर भी लगातार फ्लैश हो रहे हैं जिनसे मदद ले सकते हैं भारत में जो माता पिता बच्चों के हैं। वो टीवी स्क्रीन पर इस वक्त स्टूडियो में मेरे साथ सर चंद्रशेखर त्यागी जी मौजूद हैं। उनका बेटा भव्य त्यागी यूक्रेन में पढ़ रहा था, वो अभी फंसा हुआ है। अभी मौजूदा स्थिति क्या है, क्योंकि कह रहे हैं कि बातचीत हुई है, वो हम जानने की कोशिश करेंगे। दूसरी तरफ एक और फैमिली हमारे साथ मौजूद है इस वक्त, श्रीधर शुक्ला जी की फैमिली मौजूद है महाराजगंज से। उनका बेटा नवीन शुक्ला जो कि यूक्रेन में फंसे हुए हैं, साथ ही एक्स डिप्लोमेट हैं मंजू सेठ हमारे साथ मौजूद हैं। मैं सबसे पहले चंद्रशेखर त्यागी जी आपसे बात करना चाहूंगी। आपके चेहरे पर जो इस वक्त मुझे चिंता नजर आ रही है वो मैं देख पा रही हूं, लेकिन आप परेशान ना हो, भारत सरकार की तरफ से पूरी कोशिशें की जा रही हैं। बेटा वहां पर फंसा हुआ है, कब बात हुई आपकी? मेरी एक मिनट सर, मैं चाहती हूं कि मैं आपसे बात करूं उससे पहले आपके बेटे की जो उसने कहा है भव्य त्यागी ने, वो सुनवा देती हूं हिंदुस्तान को। सुनिए जरा, भव्य त्यागी ने क्या कुछ कहा यूक्रेन से। हेलो, माय नेम इज़ भव्य त्यागी एंड मैं सैटरडे को आया था यहाँ पर। मेरा लिस्ट में नाम था वैकेशन लिस्ट में, तो मैं अपनी यूनिवर्सिटी की तरफ से आया था और मेरे साथ बहुत लोग आए थे। एंड इट्स बिन 40+ आवर्स हम यहाँ पे रुके हुए हैं, हम बॉर्डर क्रॉस नहीं किया है। एंड रश बढ़ता ही जा रहा है और इंडियन स्टूडेंट्स आते ही जा रहे हैं। एंड किसी को कुछ नहीं पता है कि कौन कब बॉर्डर क्रॉस करेगा। बेसिक फैसिलिटीज़ लैक कर रहे हैं यहाँ पे लोग। खाना पीना कुछ नहीं है, खाना पीना बस वॉलंटियर्स का आता है। जो लोग यहाँ पे आते हैं खाना वाना लेकर, उनके थ्रू ही। रहने वहने का कोई हिसाब नहीं है, वॉशरूम वगैरह की फैसिलिटीज़ भी नहीं है कोई। एंड और एक जैसे बर्फ़ वगैरह पड़ रही है कल रात से, तो हम ऐसे ओपन में ही हैं, बस खड़े रहते हैं ऐसे ओपन में ठंड में। -1 टेम्परेचर चला जाता है रात में और रात भर पूरी रात लाइनों में खड़े रहते हैं, तब भी हम क्रॉस नहीं कर पाते। नींद नहीं रहते। मैं पिछले 2 दिन में अराउंड आधा घंटा 1 घंटा मैक्सिमम सोया हूँ। एंड बहुत मतलब प्रॉब्लम मुश्किल में है छात्र, लगातार घर वापसी का वेट कर रहे हैं। भव्य त्यागी को आपने सुना, उनके पिता चंद्रशेखर त्यागी जी इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सर, लास्ट बातचीत क्या हुई है? अभी हम भव्य को सुन रहे थे। लास्ट जो बातचीत हुई है वहां पर कोऑर्डिनेशन की बहुत ज्यादा कमी है, क्योंकि बॉर्डर पे 2 चेक पोस्ट हैं। सर, वो कैमरा है, मैं चाहती हूँ हिंदुस्तान आपको सुने, आप उसमें देखकर बातचीत कीजिए। बॉर्डर पे 2 चेक पोस्ट हैं, एक चेक पोस्ट यूक्रेनियन साइड है और एक चेक पोस्ट रोमानिया साइड है। अब जब बच्चे यूक्रेनियन साइड से एंटर ही नहीं कर पाएंगे रोमानिया में, तो कैसे हिंदुस्तान वापस पहुंच पाएंगे? सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, वहाँ पे जो यूक्रेन के कुछ गार्ड्स हैं गेट पे, वो गेट बंद रखते हैं, आधा घंटे के लिए खोलते हैं, 50 लोगों को निकालते हैं, उसके बाद गेट बंद कर देते हैं, बोल देते हैं अब आप जो है वापस जाइए, गो बैक, और आप आइएगा 2 घंटे बाद आइएगा, 3 घंटे बाद आइएगा, तब गेट ओपन होगा। उसके बाद 2-3 घंटे बाद जाके बच्चे फिर लाइन में क्यू में लगते हैं। क्यू में लगने के बाद में फिर पता लगता है फिर 50 बच्चे चले गए, फिर उसके बाद फिर गेट बंद हो गया। तो ये सिचुएशन चल रही है। वहाँ पे बच्चे बहुत ज़्यादा हैं और वो लोग बहुत कम लोगों को रोमानिया साइड एंटर करने दे रहे हैं। हमने वहाँ पे कोशिश बात करी है इंडियन अथॉरिटी से बात करने की भी,
कीव में भी हमने बहुत कोशिश करी बात करने की, लेकिन हमें कोई कीव से हमें कोई सहयोग नहीं मिला। एम्बेसी से कोई वहाँ पे फ़ोन पिक नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है, दोनों साइड में कोऑर्डिनेशन जब तक नहीं होगा बच्चे मूव नहीं हो पाएंगे रोमानिया, क्योंकि यूक्रेनियन साइड जितने बॉर्डर्स हैं, मुझे और का तो ज़्यादा पता नहीं है, पोलैंड पे भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। वहाँ पे कल से पोलैंड ने थोड़ा सा ओपन किया है, उन्होंने विदाउट एनी वीज़ा इंडियन बच्चों को आने की परमिशन दिया है। भव्य ने क्या बताया आपको एग्जैक्टली क्या कन्वर्जेशन भव्य के साथ आपकी हुई है? कब बात हुई? लास्ट मेरी अभी सुबह आधे घंटे पहले बात हुई थी, आधा पौना घंटा पहले। तो उसने लास्ट मेरे को बताया कि वहाँ पे बड़ी प्रॉब्लम चल रही है। एक तो बच्चों को इतने थक चुके हैं बच्चे खड़े खड़े वेट करते करते, वहाँ पे इंडिया की तरफ से कोई भी ऑफिसर नहीं है जो कि उन लोगों को समझा सके, बॉर्डर गार्ड्स को, यूक्रेनियन बॉर्डर गार्ड्स को, कि भाई आप बच्चों के लिए गेट खोलो। इतने स्लोली काम करेंगे आप तो इस तरह से तो 2 से 3 महीने भी बच्चों को लग सकते हैं इवैक्यूएट करने में। एक दिन में वो मैक्सिमम 300-350 बच्चे निकाल रहे हैं, और वहाँ पे 5000 से ज़्यादा लोग वेट कर रहे हैं। वहाँ बच्चे भी हैं, वहाँ पे फॉरेन सिटीजन भी हैं, नाइजीरिया के लोग भी हैं, जापान के भी हैं, बहुत कंट्रीज के लोग वहाँ पे इकट्ठे हो गए हैं। एग्जैक्ट लोकेशन आप क्या बता रहे हैं जो लास्ट बातचीत हुई है, कहाँ पर है इस वक्त भव्य? बॉर्डर पे है, रोमानिया बॉर्डर पे, यूक्रेनियन साइड ही है। और जस्ट ये नो मैन लैंड होती है दोनों बॉर्डर्स के बीच में, उससे जस्ट पहले है, 50 मीटर पहले है। बच्चे जाते हैं, लाइन में लगते हैं, उनको थोड़ी उम्मीद जगती है, फिर उनको वापस भगा दिया जाता है, गेट बंद है, अब आप वापस जाइए। बच्चे फिर निराश हो गया जाते हैं। ठंड वहाँ पे बता रहा था बहुत ज़्यादा है, कल रात तो वहाँ पे स्नोफॉल भी हुआ है। तो लोकल वहाँ पे जो गांव के लोग थे आसपास, वहाँ पे उन्होंने अब बच्चों को अलाव दिए जलाने के लिए, तो तब जाके बच्चों की जान बची है वहाँ पे। नहीं, चंद्रशेखर त्यागी जी, ये मुश्किल का वक्त है और मैं समझ रही हूँ माइनस में पारा है, तो कितनी ज्यादा मुश्किलों का सामना इस वक्त करना पड़ रहा है। और वहाँ पे कोई, मैम एक बात बताना चाहूंगा, वहाँ पे कोई कवर्ड स्पेस नहीं है, बच्चे ओपन में हैं, सारे बच्चे ओपन में हैं। इतनी ठंड में ओपन में रहना, और ऊपर से खाने पीने का कोई इंतजाम नहीं है। जो कुछ वॉलंटियर्स हैं यूक्रेन के, कुछ लोकल गांव के लोग हैं, वो कुछ फूड पैकेट वगैरह दे जाते हैं, बच्चों को मिल जाता है। नहीं तो बच्चे वहाँ पे बिस्किट और चॉकलेट जो बच्चे लेके आए थे वहाँ से जल्दी जल्दी में, जिस दिन वॉर हुई थी, बच्चे उससे खा के अपना काम चला रहे हैं। चंद्रशेखर त्यागी जी, मैं एक और बात आपसे पूछना चाह रही हूँ। हर माता पिता से मैं बात कर रही हूँ और बच्चों से करवा भी रही हूँ। पहली जानकारी कब आपको मिली कि वहां पर हालात खराब हो रहे हैं सरकार की तरफ से? फिर क्या पहल हुई, कितनी मदद मिल पाई, और निकलने का मौका क्यों नहीं मिल पाया? क्योंकि 15 तारीख को फर्स्ट नोटिफिकेशन मिल गया था, तो उसमें क्या कहा गया था, बाद में क्या जानकारी? 15 तारीख का जो एडवाइजरी था उसमें था कि आप टेम्परेरीली लीव कर दें, यहाँ की सिचुएशन जो है ख़राब होती जा रही है। तो इंक्लूडिंग स्टूडेंट्स और जो भी इंडियन सिटीजन्स हैं वो टेम्परेरीली लीव कर दें यूक्रेन को। उसमें मतलब सिचुएशन का ग्रेविटी नहीं बताया गया था। और दूसरा प्रॉब्लम ये था कि बच्चों को वहाँ पे यूनिवर्सिटी की तरफ से बताया जा रहा था कि ऑफलाइन क्लासेस होने वाली हैं। वहाँ पे कोविड की वजह से 15 तारीख से पहले 2 हफ्ते से ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, क्योंकि वहाँ पे कोविड के केसेस बढ़े हुए थे। और यूनिवर्सिटी वालों ने जो है क्लियर नहीं किया था कि वो ऑनलाइन क्लासेस ही कंटिन्यू रखेंगे, क्योंकि वहाँ पे डेली टेस्ट होता है बच्चे का। उस टेस्ट के जो मार्क्स होते हैं वो उसके बेस पे उसको आगे नेक्स्ट डे उसको काम करना पड़ता है, नहीं तो उसको रीवर्क करना पड़ता है। तो इस तरह से बच्चों के मन में एक ये डर था कि ऑफलाइन क्लासेस हो जाएंगी, हम लोग इंडिया चले जाएंगे, तो हम लोग वो क्लासेस हमारी छूट जाएंगी और हम लोगों को बहुत लॉस हो जाएगा पढ़ाई में। तो इस वजह से बच्चे नहीं निकल पाए। मतलब आगे जो हालात बनने जा रहे हैं उसका कुछ अंदाजा उनको नहीं था? उनको नहीं था। एडवाइजरी में ऐसा कुछ नहीं कहा गया था? नहीं, एडवाइजरी में ऐसा कुछ नहीं कहा गया था। शामली से शिवानी के माता पिताजी भी हमारे साथ मौजूद हैं। सुबह उन्होंने हमारे ही जरिए अपनी बेटी शिवानी से बातचीत भी की। सर, अभी क्या दोबारा शिवानी से बातचीत हो पाई? क्या शिवानी की मूवमेंट हो पाई या आगे के लिए? नहीं सर, नहीं मैम, अभी तक कोई अब दोबारा कोई बात नहीं हो पाई है, क्योंकि शिवानी का एक मैसेज आया था हमारे पास कि मेरा जो फोन की बैटरी है वो काफी वीक होती जा रही है, इसलिए मैं अब ज्यादा यूज नहीं इस बैटरी को कर सकती, क्योंकि आपस में भी हमें कॉन्टेक्ट रखने हैं। तो इसलिए हम उससे दोबारा कॉन्टेक्ट करने की मैम कोशिश नहीं कर रहे हैं। वैसे मैम न्यूज 24 का बड़ा आभारी हैं हम, क्योंकि जो इतनी मेहनत इन बच्चों के लिए करी जा रही है न्यूज 24 के माध्यम से। और अभी अभी आपके माध्यम से पता लगा है कि जैसे वो कुछ टाइम के लिए दोनों देशों ने हमारी जो सरकार है, मोदी जी हैं, उनकी रिक्वेस्ट के अनुसार थोड़ा बमबारी रोकी है और निकलने का चांस जो दिया जा रहा है, ये बहुत खुशी की बात है।
ये बात सुनकर मैं रूस का भी और यूक्रेन का भी और अपने पीएम मोदी जी का भी बहुत बहुत आभारी हूँ कि इंडिया के बच्चे आराम से थोड़ा जल्दी जल्दी वहां से निकल जाएं। और बल्कि मैडम मैं तो बच्चों को जब तक रुके हुए हैं ये कहता हूँ कि बच्चे अपने आप को, मेरे देश के बच्चे अपने आप को एक सैनिक समझे, निहत्था सैनिक समझ करके हिम्मत से लड़े, समय के अनुसार जो समय है समय से हिम्मत से लड़े और मजबूत रहे, अपने आप को मजबूत करें। सर, शिवानी ने यूक्रेन से कुछ कहा है, मैं चाहती हूँ पहले आप उसे सुन लीजिए। जी नमस्कार, मैं गांव नाला जिला शामली की रहने वाली हूं। मैं यूक्रेन में MBBS की पढ़ाई कर रही हूं। मैं यहां के एक मिकोलाइव नाम के शहर में पढ़ती हूं। मेरे साथ साथ यहां पर 300 से ज़्यादा इंडियन स्टूडेंट्स हैं जो फंसे हुए हैं। हम सब बेसमेंट में रहते हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं जिसकी वजह से हम बाहर नहीं जा सकते हैं, ना ही हमारे पास कोई खाना या पानी की सुविधा है। इतने ज़्यादा बॉम्ब ब्लास्ट होने की वजह से हम घर भी नहीं आ पा रहे हैं। हमारे पास आने की कोई सुविधा नहीं है। यहाँ के रेलवे स्टेशन वगैरह सब तबाह हो चुके हैं बॉम्ब ब्लास्ट की वजह से। तो हमें समझ नहीं आ रहा है हम वापस कैसे आए। गवर्नमेंट हमारी हेल्प करने की कोशिश कर रही है, लेकिन जिस बॉर्डर पर हमें जाना है वो हमसे 1000 किलोमीटर दूर है और हमें वहाँ तक जाने के लिए कम से कम 12 घंटे लगेंगे। हम चाहते हैं प्लीज़ हमारी ट्रांसपोर्ट में सहायता करें यहाँ से, क्योंकि रेलवे स्टेशन वगैरह सब तबाह हो चुके हैं तो हम नहीं जा पा रहे हैं। हम चाहते हैं जल्दी से जल्दी हमें यहाँ से निकाला जाए, क्योंकि हमारे पास खाने रहने के लिए कुछ भी अब सुविधा नहीं है। हम एक बेसमेंट में रहते हैं पूरा दिन, जहाँ पर ना सिर्फ बैठने की जगह है, वहाँ पर टॉयलेट की भी सुविधा उपलब्ध नहीं है और ना ही हमारे पास इतना खाने के लिए बचा है कि हम वहाँ पर सरवाइव कर पाए। तो आप सबसे गुजारिश है कि कृपया करके आप हमारी मदद करें। गवर्नमेंट से हम यही चाहते हैं कि प्लीज़ ट्रांसपोर्ट अवेलेबल कराएं। यूक्रेन के माइकोप से शिवानी को आप सुन रहे थे। मुश्किल हालातों को बयां करती हुई शिवानी और उनके माता पिता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, अब बोलिए आप। सर, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाह रही हूँ। चंद्रशेखर त्यागी जी, भव्य त्यागी, उनका बेटा भी फंसा हुआ है। उन्होंने बताया कि पहली इंफॉर्मेशन जो गाइडलाइन थी उसमें क्या था, फिर बाद में किस तरीके से स्थिति बनती चली गई, वो मैं आपसे जानना चाह रही हूँ। आपकी बच्ची वहां पर इस वक्त फंसी हुई है, तो पहली जानकारी कब मिली आपको कि हालात ऐसे होते जा रहे हैं और शिवानी को वहां से निकालना है जल्द से जल्द? मैम देखो, जैसे हमें बच्चे से बात होती थी तो हम बच्चे को कहते थे बेटा आजा आजा, तो उसने हमारे को वही सिचुएशन जो बोल रहे हैं सर अभी बोल रहे थे, तो वही सिचुएशन बच्चे ने हमें भी बताई थी कि हमें कोई इस तरह का इंफॉर्मेशन नहीं है पक्की कि आप सभी किसी भी सिचुएशन में निकलो। हमें ये कहा गया था। सर, एक मिनट मैं आपको रोकना चाह रही हूँ कि उस बच्चे से हम काफी देर से कांटेक्ट कर रहे हैं। चंद्रशेखर त्यागी जी का बेटा भव्य त्यागी जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। भव्य, सीधे अपने पापा से आप बात कर सकते हैं। आपके पिताजी चंद्रशेखर जी हमारे साथ मौजूद हैं। चंद्रशेखर जी, बात कीजिए बेटे से। हेलो भव्य। हेलो हेलो हेलो, हाय। कैसे बेटा? आवाज आ रही? ठीक हूँ। अभी तो कोई दिक्कत परेशानी? कोई ऐसे मतलब हाँ दिक्कत तो है ही। पता नहीं कितना टाइम हो गया मेरे को, 40-45 आवर्स हो गए यहाँ पे आए हुए। अभी तक क्रॉस नहीं हुआ बॉर्डर। रश बढ़ता ही जा रहा है और लोग आते ही जा रहे हैं। एंड ये बॉर्डर में मुश्किल से एक बार में 80-50 लोग भेजते हैं, उसके बाद बंद कर देते हैं, फिर दोबारा कहीं बहुत देर बाद खोलते हैं। कोई इंडियन ऑफिसर से बात हुआ आपका किसी से? इंडियन ऑफिसर इस साइड कोई नहीं है। रोमानिया साइड में एम्बेसी के ऑफिशियल है, रोमानिया साइड में है, इस साइड में कोई नहीं है। तो भाभी, मैं चाहती हूँ आपके पापा सुन ही रहे हैं, आप पूरी सिचुएशन बयां कीजिए। पहले दिन से लेके अब तक किन किन मुश्किलों का सामना आपने किया है? पूरी कहानी। मतलब जब हम इवैक्यूएशन लिस्ट आई थी हमारी, तो हम उसके नेक्स्ट डे हमने लीव कर दिया था बॉर्डर के लिए। तो हम फिर आप बॉर्डर पर आए थे एंड 8 किलोमीटर पहले बस रुक गई थी क्योंकि ट्रैफिक जाम था, क्योंकि बहुत लोग जा रहे थे बॉर्डर पर, यूक्रेन के भी। उसके बाद 8 किलोमीटर चलकर हम बॉर्डर पर आए। उसके बाद से क्यू वगैरह लगने लग गए, रश होने लग गया, क्राउड होने लग गया। एंड वो बहुत अनसिस्टमैटिक वे में सबको अंदर डाल रहे थे, बाहर निकाल रहे थे, या फिर और कुछ ऑर्गेनाइज नहीं था बिल्कुल भी।
अभी भी नहीं है। तो वेट ही कर रहे हैं, मतलब पूरी रात खड़े खड़े निकाली लाइन में, आज भी कल भी, अभी भी लाइन में खड़े हैं। और बर्फ वगैरह पड़ रही है यहाँ पर, कोई वो शेल्टर वेल्टर कोई वो नहीं है, ऑप्शन नहीं है यहाँ पे। फूड वगैरह तो वॉलंटियर सब आ गए हैं, पहले तो थे भी नहीं वॉलंटियर्स वगैरह फूड के लिए। यही प्रॉब्लम्स है। एंड स्लीप करने के, सोने के लिए भी कोई वो नहीं है, जगह नहीं है। चंद्रशेखर जी बात कीजिए। ये इश्यूज है मिल रही। बेटा थोड़ा पेशेंस रखना, भारत सरकार जरूर जल्दी ही निकालेगी, हमें सबको भरोसा है भारत सरकार पे, वो काम करेगी। और हमें मैं ये उम्मीद करता हूँ भारत सरकार से कि जैसे रोमानिया साइड में और जो 4 कंट्रीज के बॉर्डर्स हैं उस साइड में इंडियन एम्बेसी के लोग हैं, इस तरफ इंडियन एम्बेसी के लोग नहीं हैं। तो मेरी अनुरोध ये है भारत सरकार से कि जब तक इंडियन एम्बेसी के लोग यूक्रेन साइड से ऑफिसर से बात करके बॉर्डर ओपन नहीं कराएंगे, तब तक इवैक्यूएशन का जो प्रोसेस है बहुत स्लो है। तो मैं ये दरखास्त करूंगा कि इसको फास्ट किया जाए, इधर बॉर्डर्स पे ऑफिसर्स की ड्यूटी लगाई जाए, वो वहाँ पे बात करें बॉर्डर गार्ड से और इन बच्चों को यहाँ से निकलवा के और दूसरे देशों में ले जाके, जिससे वहाँ बच्चे अपना फ्लाइट पकड़ के अपने घर आ सकें। भव्य से बात कीजिए सर, अपने बेटे से बात कीजिए। हाँ बेटा, आप बताओ कोई और दिक्कत परेशानी तो आपको नहीं है? नहीं, यही है, आज ही बता दी मैंने। कितने आप बच्चे ग्रुप में कितने हैं अभी आपके साथ? अब ग्रुप कुछ नहीं है, अब सब मिक्स हो चुके हैं, अब सब क्यूज में लगे हुए हैं, अब जो निकल जाएगा, डिपेंड करता है कौन निकलता है पहले। तो अभी कुछ उम्मीद नहीं है वहाँ पे कोई ऑफिसर आने की? कोई किसी से कोई बात हुई किसी स्टूडेंट की, आपके सीनियर की? नहीं, ऐसे कोई ऑफिसर नहीं है यहाँ पे, कोई नहीं आने वाला। भाभी, मुझे जो सिचुएशन आप अभी अपनी आंखों से देख पा रहे हैं, ताजा सिचुएशन जरा वो बयां कीजिए, क्योंकि सरकार के नुमाइंदे भी आपको सुन रहे हैं, भारत आपको इस वक्त सुन रहा है। बॉर्डर अभी क्लोज ही है, अभी तो शायद भेजे थोड़े लोग अपने इंडिया। नहीं, अभी भी आप क्या यूक्रेन बॉर्डर को क्रॉस कर लिया है या नहीं? अभी यूक्रेन के ही बॉर्डर में रोमानिया पहुंच गए हैं आप क्या? नहीं ना मैम, मैं यूक्रेन में हूँ, वहीं पे तो इश्यूज है, यूक्रेन बॉर्डर पे इश्यूज है। और दूर कितनी है रोमानिया, कितनी दूर है वहाँ से? रोमानिया तो हम जस्ट बस क्रॉस करते ही पहुंच जाएंगे, बस बॉर्डर क्रॉस करना है बस। तो मुश्किल क्या आ रही है अभी? बॉर्डर क्यों क्रॉस नहीं हो पा रहा है? मुश्किल में हम लोग बहुत ज्यादा है, नंबर 1 चीज। नंबर 2 से मैनेज नहीं हो रहा है यहाँ पे प्रेजेंट है ऑलरेडी लोग, कि वो कैसे भेजें। थर्ड की है, बहुत लिमिटेड लोग भेज रहे हैं एक बार में, बहुत देर में भेज रहे हैं। ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा, कितने हफ्ते लग जाएंगे सबको इवैक्यूएट करने में। मतलब अभी कोई क्यू नहीं है जो अलग से इंडियंस की हो या और कंट्रीज के स्टूडेंट्स की हो, लोगों की हो, सब मिक्स हो गए हैं। और कंट्रीज की मैम, और कंट्रीज के तो हम लोग हैं तो जल्दी निकल जाते हैं उनसे पहले, लेकिन यहाँ पे मेजरली इंडियंस ही हैं। बात कीजिए सर। बस बेटा, मैं यही कहूँगा कि थोड़ा धैर्य बना के रखो, कुछ ना कुछ हमें अपनी सरकार से उम्मीद है, सरकार जल्दी ही कुछ करेगी आप लोगों के लिए और भेजेगी। मैं न्यूज़ 24 से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे बात को भारत सरकार तक पहुंचाया जाए और यहाँ पे ऑफिसर्स की ड्यूटी लगवा के आप लोगों को जल्दी से जल्दी निकाला जाए। भव्य, मैं आपके लिए एक जानकारी साझा कर देती हूँ, सरकार के कुछ मंत्री भी वहां पर पहुंच रहे हैं। दूसरा, कीव में जो हमले हो रहे थे उनको रोका गया है कुछ देर के लिए, ताकि बच्चे जल्द से जल्द बॉर्डर तक पहुंच जाएं और आप भी जल्द निकल जाएंगे। बस ताकत और संयम रखिए आप। एक छोटा सा मुझे ब्रेक यहाँ पर लेना पड़ रहा है। तमाम बच्चे, माता पिता इस वक्त इस मुहिम में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।